सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर 7 वैल्यू ऑफ सप्लाई। राइट। इसके अंदर हमें सेक्शन कौन सा रीड करना है? हमें सेक्शन पढ़ना है सेक्शन 15 CGST एक्ट का। इसके अंदर 5 सबसेक्शन है। 15 सबसेक्शन 1, 15 सबसेक्शन 2, 15 सबसेक्शन 3, 15 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। जो 4 और 5 है वो अपने काम के हैं नहीं, क्योंकि उन सबसेक्शंस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। वो कहते हैं एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और प्रेस्क्राइब्ड कहाँ पे होगा? रूल्स में। रूल्स कहाँ आएंगे सर? फाइनल के अंदर। इंटरनल रेलिवेंट नहीं है। तो मेनली हमें 3 सेक्शंस देखने हैं। 3 सबसेक्शन बोले तो 15 सबसेक्शन 1, 15 सबसेक्शन 2, 15 सबसेक्शन 3। राइट। 15 सबसेक्शन 1 सिर्फ हमें बताता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। 15.2 कि आप वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या चीज़ ऐड करोगे। 15.3 कि क्या चीज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगी। राइट। तो सबसे पहले 15.1 सर सप्लाई को देखना है कि सप्लाई क्या रिलेटेड पर्सन्स के बीच में है या फिर अनरिलेटेड पर्सन्स के बीच में। राइट। कि अगर सप्लाई रिलेटेड पर्सन्स के बीच में है तो 15.1 अप्लाई नहीं होगा। राइट। अब 15.1 अप्लाई नहीं होगा तो सर सप्लाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? इट्स नॉट रिलेवेंट एट इंटर लेवल, वो फाइनल के अंदर आएगा। राइट। आगे कि सप्लाई अगर रिलेटेड पर्सन्स के बीच में है तो इन दैट केस क्या प्राइस इज सोल कंसीडरेशन, मतलब कि क्या प्राइस ही एक अकेली कंसीडरेशन है या फिर प्राइस के साथ कोई और नॉन प्राइस कंसीडरेशन भी है। अगर प्राइस सोल कंसीडरेशन है तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। तो अपने लिए रेलिवेंट क्या है? अपने क्वेश्चन में हमेशा ही क्या आएगा कि सप्लाई अनरिलेटेड पर्सन्स के बीच में होगी और प्राइस सोल कंसीडरेशन होगा, सेक्शन 15.1 अप्लाई होगा। उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आएगी सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है कि प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सेड सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि 15.1 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी सर? ट्रांजैक्शन वैल्यू। और ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। राइट। तो ये तो 15.1 था। अब आगे चलते हैं 15.2 में। राइट। 15.2 के अंदर क्या था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या चीज़ और इंक्लूड करेगी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं कि 15.1 के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आई, ठीक है, उसमें क्या चीज़ और ऐड करेंगे। ठीक है। तो वो कहाँ चाहिए रखे अपने को? 15.2 के अंदर। 15.2 के अंदर सर 5 क्लोजेज है, ABCDE। 15.2 और ट्राई करना, कोशिश करना कि आप एक एज सच क्लोजेज को भी याद रखो कि क्वेश्चन जब आए कोई चीज़ आप ऐड कर रहे हो तो साथ में मेंशन कर पाओ कि सर ऐड हो रहा है 15.2A के अकॉर्डिंग, 15.2B के अकॉर्डिंग, 15.2C के अकॉर्डिंग, इस टाइप से। राइट। इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर देखो क्या चीज़ ऐड होगी। 15.2A टैक्सेस अदर देन GST एंड GST कंपनसेशन सेस, कि जीएसटी को छोड़ के कोई और टैक्स लगा है उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड करेंगे, मतलब उसके ऊपर भी जीएसटी कैलकुलेट होगा क्योंकि वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन गया। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? म्यूनिसिपल टैक्सेस रेंट के केस में ऐड होगा। नीचे एक क्लैरिफिकेशन कि सर जो इनकम टैक्स एक्ट वाला TCS आप कलेक्ट करते हो ना सेल्स पर, ठीक है, वो TCS जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड नहीं होगा। ध्यान रखने का है, TCS वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। GST कंपनसेशन सेस या फिर GST ऐड नहीं होगा। कोई और टैक्सेस है, एग्जाम्पल म्यूनसिपल टैक्सेस, तो वो ऐड होगा। उसके बाद 15.2 सबसेक्शन B कि अगर रेसिपिएंट ने किसी थर्ड पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करी है, ठीक है, जिस पेमेंट के लिए लायबल कौन था? सप्लायर। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? सप्लायर की। लेकिन पेमेंट किसने कर दी? रेसिपिएंट ने। सर उस चीज़ को भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड करेंगे। करेक्ट। उसके बाद 15.2C सर ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस, ठीक है, जो सप्लायर ने चार्ज करे हैं किससे? रेसिपिएंट से। कब चार्ज करे? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इन सबको भी हम ऐड करेंगे। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कमीशन, पैकेजिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग चार्जेस, पेमेंट चार्जेस और लोडिंग चार्जेस। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है ना तो इनमें से कोई भी नाम आ सकता है। कोई भी नाम दे रखा हो तो हम क्या करेंगे सर? ऐड करेंगे। रीज़न क्या है? 15.2C। कंडीशन क्या थी कि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है और अमाउंट जो सप्लायर ने चार्ज करी है किससे सर? रेसिपिएंट से। और कब चार्ज करिए? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है।
इसके बाद 15(2)D इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि इन आईपीएल बोले तो इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट, इसको भी ऐड करेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है कि ऐड तभी करेंगे अगर ये रिसीव हुई हो तो। अगर इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस रिसीव नहीं हुई सप्लायर को, ठीक है, या उसने वेव ऑफ कर दी, तो उस केस में ऐड नहीं होगा। ये ऐड कब होगा? तब जब रिसीव होगी तभी ऐड होगा। दूसरा सर, इसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानेंगे, मतलब कि रेसिपिएंट अपने को पेनल्टी या लेट फीस या इंटरेस्ट के पैसे दे रहा है सर, वही बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर अलग से जीएसटी नहीं देगा, तो उसमें क्या मानेंगे? जो इंटरेस्ट का पैसा आया है उसमें इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाला जीएसटी दोनों आया है, तो उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के कैलकुलेशन करनी है, राइट। सर रेट कौन सा लगेगा इस पर? सर जो आपके गुड्स और सर्विसेज के रेट है ना, वो ही इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। अगर आपका गुड्स जो है वो टैक्सेबल हो रहा है 18% से, सर्विसेज टैक्सेबल 18% से, तो इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट है या फिर आईपीएल है जो डिलेड पेमेंट वाला, उसके अंदर से जो हम जीएसटी को एक्सक्लूड करेंगे वो भी 18% का यूज़ करते हुए करेंगे, जो आपके गुड्स और सर्विसेज के ऊपर रेट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम ऑफ सप्लाई इनकी कब होगी? सर गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगी जब हमने गुड्स सेल करें, लेकिन जो इंटरेस्ट पेनल्टी या फिर लेट फीस है इसकी टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगी? जब ये अपने को रिसीव हुआ, करेक्ट है, राइट। लास्ट 15(2) सबसेक्शन ई, कि इसमें क्या सर सब्सिडीज़ की बात की गई, ठीक है, कि सब्सिडीज़ को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? सब्सिडीज लिंक्ड विद प्राइस अदर देन सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कंक्लूजन क्या बनती है कि सर अगर आपको सब्सिडी रिसीव हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से सब्सिडी आई है, चाहे वो लिंक विद प्राइस हो या ना हो, उसको कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे, राइट। लेकिन इनके अलावा किसी और पर्सन से सब्सिडी मिली, किसी प्राइवेट पार्टी से, एनजीओ से, किसी और कंपनी से, सर उसको ऐड करेंगे कब? जब वो लिंक्ड विद प्राइस हो, राइट, जब वो लिंक्ड विद प्राइस हो। अगर वो लिंक्ड विद प्राइस ने एक लमसम सब्सिडी मिली है, उसको ऐड हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या था? 15(2)A, B, C, D, E। ए के अंदर क्या था? टैक्सेस अदर देन जीएसटी। बी के अंदर पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी, जिसके लिए लायबल कौन था? सप्लायर। 15(2)C इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो चार्ज करे सप्लायर ने, किससे? रेसिपिएंट से। 15(2)D इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट। 15(2)E क्या था? सब्सिडीज लिंक विद प्राइस अदर देन सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपने पास आता है सर एक 15(2)C से रिलेटेड एक पॉइंट हम देखते हैं कि अपने पास जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना सर, दो टाइप के होते हैं, एक्स फैक्ट्री और सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सर एक्स फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि बायर जो है और जो सेलर जो के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें सेलर बस ये कहता है कि देखो मैं मेरी फैक्ट्री से, मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस से बाहर ला के गुड्स को छोड़ दूंगा, उससे तेरे को अपनी प्लेस तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी खुद की है। मतलब बायर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करे और अपने प्लेस ऑफ बिजनेस तक सामान को लेके जाए। तो इसमें सर जो आउटवर्ड फ्रेट है या फिर इंश्योरेंस है, इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं मानते। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है, सीआईएफ का मतलब सर कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि जो फ्रेट की और फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्ट या फिर इंश्योरेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है सर? सप्लायर की, ठीक है। सप्लायर बायर को कहता है कि मैं तेरे को तेरे प्लेस ऑफ बिजनेस तक गुड्स पहुंचा कर दूंगा, ठीक है। तो इस केस में जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा होगा, जो इंश्योरेंस का खर्चा है, जो सप्लायर है रेसिपिएंट से चार्ज भी कर लेगा, उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे, राइट। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग करते पाएंगे? 15(2)C के अकॉर्डिंग, राइट। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सप्लाई क्या बन जाएगी सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में? सर कंपोजिट सप्लाई। सर कंपोजिट सप्लाई कैसे बनी? दो सप्लाई आ गई ना, एक तो प्रिंसिपल सप्लाई जो आप गुड्स बेच रहे हो, सर एंसिलरी सप्लाई क्या आई? सर जो आपने फ्रेट या फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस था, वो क्या बन जाएगा? एंसिलरी सप्लाई। तो मतलब इसको ऐड कर दिया यहाँ पे सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। सर रेट कौन सा लगेगा? सर कंपोजिट सप्लाई में हमने पढ़ा हुआ है कि रेट कौन सा लगता है? प्रिंसिपल सप्लाई वाला। मतलब जो गुड्स के ऊपर रेट एप्लीकेबल है वो ही रेट किस पे लगेगा? फ्रेट पे और ट्रांजिट इंश्योरेंस पे। तो ये याद रखना है। एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट है तो हम जो फ्रेट है या फिर इंश्योरेंस है उसको ऐड नहीं करेंगे। सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है तो फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस को ऐड करेंगे, करेक्ट। चल आगे चलते हैं। अपने पास इसमें आता है सर 15 सबसेक्शन 3। इसमें क्या था सर? एक्सक्लूजन्स, कि किस चीज़ को वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ही टर्म अपने को पढ़नी है, डिस्काउंट। सर डिस्काउंट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर गिवन आफ्टर सप्लाई। सर अगर सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे डिस्काउंट मिल गया था
तो उसको आप लेस कर दो, वैल्यू ऑफ सप्लाई में लेस कर दो। कब करोगे? अगर इनवॉइस में शो किया हुआ है। भाई इनवॉइस में किया हुआ है ना शो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस कर देंगे। करेक्ट। अब सप्लाई के बाद आपने डिस्काउंट दिया तो उसको लेस करेंगे नहीं करेंगे? सर उसके लिए कितनी कंडीशन है? 3। अगर तीनों कंडीशंस पूरी होगी तो लेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पहली कंडीशन क्या है सर? इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट टाइम ऑफ सप्लाई, कि भाई आपका बायर और सेलर का पहले से एग्रीमेंट होना चाहिए कि डिस्काउंट मिल सकता है। एग्रीमेंट कब होना चाहिए सर? एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा था, कोई डिस्काउंट से रिलेटेड एग्रीमेंट नहीं था, तो पोस्ट सप्लाई वाले डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है सर? सर दूसरी कंडीशन ये है कि डिस्काउंट कैन बी लिंक्ड टू रेलेवेंट इनवॉइस। कोई लमसम डिस्काउंट ना हो, पर्टिकुलर इनवॉइस उसको हम लिंक कर सकते हो। लमसम डिस्काउंट लेस नहीं होगा, पर्टिकुलर इनवॉइस वाला डिस्काउंट लेस हो सकता है। ठीक है। आगे प्रोपोर्शनेट आईटीसी क्या कर दिया हो सर? रिवर्स। आईटीसी रिवर्स कौन करेगा? सप्लायर और रेसिपिएंट। सर रेसिपिएंट ने आईटीसी पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई ज़्यादा थी तो आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर लिया होगा क्योंकि ज़्यादा जीएसटी आया होगा, लेकिन बाद में डिस्काउंट आने से टैक्स हो गया कम, तो जो आईटीसी था प्रोपोर्शनेट वो रिवर्स कर दिया। अगर रिवर्स कर दिया तो डिस्काउंट लेस हो जाएगा, अदरवाइज लेस नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशंस के बीच में ध्यान रखना एंड है, मतलब तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन? कि इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट डिस्काउंट होना चाहिए और लिंक होना चाहिए रिलेवेंट इनवॉइसेस से, और प्रोपोर्शनेट आईटी से रिवर्स कर दिया और रेसिपिएंट। अगर तीनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो ओके यू कैन नाउ डिडक्ट द डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आप डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई से लेस नहीं कर पाओगे। करेक्ट। एक सर्कुलर है कि सर कुछ टाइप्स ऑफ डिस्काउंट से रिलेटेड क्या है इसके अंदर, कि देखो एक स्टैगर डिस्काउंट नाम से चीज़ आती है। स्टैगर डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर, मतलब अपने को बता रखा है कि आप इतने यूनिट्स खरीदोगे इतना डिस्काउंट मिलेगा, आप इतने यूनिट्स खरीदोगे इतना डिस्काउंट, मतलब जैसे जैसे आप परचेजेस ज़्यादा कर रहे हो डिस्काउंट मिलता जा रहा है ज़्यादा। देखो ये तो अपने को मतलब पहले से बता दिया ना, मतलब ये अपने को सप्लाई से पहले बता दिया, एक एग्रीमेंट है मतलब बायर सेलर के बीच में, मतलब इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में से हम लेस कर सकते हैं। राइट। उसके बाद दूसरा आता है पीरियोडिक या फिर ईयर एंड या फिर वॉल्यूम डिस्काउंट। इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो सेलर होता है ना अपना, वो देखता है कि आपने पूरे साल के अंदर हमसे इतने यूनिट्स खरीदे, इसके लिए हम आपको डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो इसमें वही कंडीशनल आंसर आएगा क्या, कि अगर 15(3) की सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई तो आप इसको लेस कर सकते हो। 15(3) की कंडीशंस थी क्या, कि सर यही वाली थी कि एग्रीमेंट हो पहले से, लिंक्ड विद रिलेवेंट इन्वॉइसेस, और तीसरा प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दिया और रेसिपिएंट। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तो हम पीरियोडिक या फिर ईयर एंड या फिर वॉल्यूम डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस कर पाएंगे। राइट। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब कोई ऐसे एग्रीमेंट एडजस्ट नहीं था हमारा, रैंडमली सप्लायर ने रेसिपिएंट को डिस्काउंट दे दिया कि मेरा मन कर रहा है चलो तेरे को डिस्काउंट दे देता हूँ, खुश हो गए, कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो भाई ये वाले डिस्काउंट जो थे ये सप्लाई के टाइम पर नॉन थे ही नहीं, तो इन डिस्काउंट को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं कर सकते। करेक्ट। तो लगभग 12 से 13 मिनट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई वो रिवाइज कर लिया। इसके बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत इजी सा चैप्टर है और यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में आता है। ओके, सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।